हेलो स्टूडेंट्स आज हम लोग क्लास 10th की इंग्लिश लिटरेचर की फर्स्ट फ्लाइट बुक का फर्स्ट पोएम रिसाइट करेंगे, इट मीन्स रीड करेंगे, जिसका टाइटल डस्ट ऑफ स्नो है और जिसके पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं। अब हम लोग सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम देखेंगे। डस्ट ऑफ स्नो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक ब्यूटीफुल शॉर्ट पोएम है। यह पोएम किसी के मूड को चेंज करने में छोटी छोटी चीज़ों के इंपॉर्टेंस को एक्सप्रेस करती है। इट मीन्स छोटी चीज़ें भी किसी का मूड चेंज कर सकती हैं, किसी के विचारों में परिवर्तन ला सकती हैं। पोएट ने इस पोएम में क्रो, इट मीन्स कौवा, और हेमलॉक ट्री को मेंशन किया है, जो अपशगुन का प्रतीक। अपशगुन मतलब क्या होता है? अ सिंबल ऑफ बैड ओमेन, या ये कहें इसे इनऑस्पिशियस माना जाता है। पोएट अपनी इसी सैड फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए प्रकृति के अंधेरे, नेचर के डार्क, डिप्रेसिव और बिटर साइड को डिस्कस करता है। इट मीन्स पोएट सैड रहता है, तो सैड रहने के लिए वो इस तरीके की लाइक क्रो एंड हेमलॉक ट्री एंड स्नो, डस्ट, इस सब का यूज़ करता है। ठीक है, जो क्या दिखाना चाहता है कि अपनी सैड फीलिंग को एक्सप्रेस करना चाहता है। लेकिन उसी सैड फीलिंग के साथ जब कौवे ने, इट मीन्स क्रो ने, हेमलॉक ट्री को हिलाया, शेक किया और बर्फ़ के कण, स्नो के फाइन पार्टिकल्स पोएट के ऊपर गिरते हैं, तो उसका मूड सडनली चेंज हो जाता है। इस पोएम के थ्रू हमें ये मैसेज मिलता है कि हमें बुरे से बुरे, इवन वर्स्ट सिचुएशन में भी, एकदम बेकार से बेकार सिचुएशन में भी अच्छे की आशा, होप फॉर द बेस्ट करनी चाहिए। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि नेचर और उसके ऑब्जेक्ट्स, इट मीन्स प्राकृतिक वस्तुएं, जो भी चीज़ें प्रकृति ने बनाई है इस दुनिया में, वे वस्तुएं किसी को भी होपलेसनेस, सैडनेस से बाहर निकालने और खुश करने की क्षमता यानी एबिलिटी रखती हैं। मतलब नेचर की चीज़ें आपको आपके होपलेसनेस एंड सैडनेस से निकाल के आपको खुश कर सकती है। अगर आप सैड हो तो खुश भी हो सकते हो। ओके, नेचर में ऐसी चीज़ें मौजूद हैं। चलिए अब हम लोग पोएम को रीड करते हैं। डस्ट ऑफ स्नो, पोएट कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। सबसे पहले हम डस्ट ऑफ स्नो के मीनिंग को देखेंगे। मीनिंग, डस्ट ऑफ स्नो का मीनिंग क्या होता है? डस्ट ऑफ स्नो मतलब स्नो का डस्ट। इट मीन्स द फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो और फ्लेक्स ऑफ स्नो। इट मीन्स बर्फ के बारीक कण या टुकड़े। ये तो पोएम का टाइटल है, ठीक है। बट अब चलिए पोएम को रीड करते हैं। The way a crow shook down on me, the dust of snow from a hemlock tree, has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. अब इसमें रूड की मीनिंग क्या है? सैड, ठीक है। तो चलिए अब इसे एक्सप्लेन करता हूँ। The way a crow shook down on me, the dust of snow from a hemlock tree. The way, it means जिस तरीके से एक क्रो ने, कौवे ने हेमलॉक ट्री को शेक डाउन, इट मीन्स हिलाया, और मेरे ऊपर डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ की धूल गिराई, हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड रूड। इससे क्या हुआ? इसने क्या किया? जो डस्ट ऑफ स्नो हेमलॉक ट्री से गिरता है, उसने क्या किया कि इसने पोएट के हार्ट का मूड, ठीक है, इट मीन्स पोएट की फीलिंग जो है उसको चेंज कर दिया। मतलब वो पार्टिकल्स गिरने से, डस्ट गिरने से स्नो का, पोएट की फीलिंग क्या होती है? चेंज हो गई, और उसके बेकार दिन का कुछ टाइम या उसके बेकार दिन का कुछ हिस्सा बेकार होने से बच गया। इट मीन्स अगर ये चेंज नहीं हुआ होता उसका मूड, तो पूरा का पूरा दिन बेकार जाता। लेकिन अभी क्या हुआ कि उसका बेकार दिन, जो सैडफुल एंड सॉरोफुल डे था, उसका कुछ हिस्सा बेकार होने से बच गया। और ये किसकी वजह से बेकार होने से बच गया? क्रो की वजह से और हेमलॉक ट्री की वजह से, और उस स्नो का डस्ट जो था उसकी वजह से। अब इसे डिटेल में समझते हैं, ठीक है। द वे अ क्रो सूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। इसमें होता क्या है कि पोएट जो रहता है वो काफ़ी डिप्रेस्ड एंड अपसेट, इट मीन्स उदास और परेशान था, और एक हेमलॉक ट्री के नीचे से गुजर रहा था। मीनवाइल उसी बीच क्या हुआ, ट्री पर बैठा एक क्रो, कौवा, पेड़ को हिला देता है और पेड़ से बर्फ के बारीक कण, फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो, पोएट के ऊपर गिर जाते हैं, ठीक है। has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. अब क्या होता है? जब बर्फ़ के नरम और ठंडे कण, मतलब ऊपर हेमलॉक ट्री से जब क्रो शेक डाउन करके हिला के जब वो डस्ट पार्टिकल्स उसके मतलब स्नो के गिराता है, तो उससे क्या होता है? जब बर्फ़ के नरम और ठंडे कण, सॉफ्ट एंड कोल्ड पार्टिकल्स ऑफ स्नो,
पोएट के बॉडी को टच करते हैं, मतलब पेड़ पर से गिरेगा तो टच तो करेगा ही ना, उसकी बॉडी को, उसके ऊपर गिर रहा है, तो उसका मूड उदास से खुशी, इट मीन्स सैड से क्या हो जाता है, हैप्पी हो जाता है, हैप्पी में चेंज हो जाता है, और वह अपने आप को क्या फील करने लगता है, तरोताज़ा, रिफ्रेश्ड महसूस करता है। इस तरह एक आप क्या इससे लर्न करते हैं, इस तरह एक सिंपल इंसिडेंट, मतलब क्या हुआ, एक हेमलॉक ट्री पे एक क्रो का बैठना और शेक डाउन करना, उसके ब्रांचेस को हिलाना जिससे उसके ऊपर क्या, स्नो का डस्ट गिरना, ये क्या होता है, एक सिंपल इंसिडेंट था, बट इससे क्या हुआ, पोएट के लिए ये इंपॉर्टेंट साबित होता है, और पोएट का रेस्ट ऑफ द डे, मतलब दिन का बचा हुआ, उसके बाद का जो टाइम था को बर्बाद होने से बचा लेती है, मतलब ये एक्टिविटी होने से उसका बाद का जो बर्बाद टाइम होने वाला था वो बच गया। इससे हम ये मान सकते हैं कि नेचुरल एलिमेंट्स या नेचुरल जो थिंग्स होती है, नेचर, प्राकृतिक जो वस्तुएं होती हैं, वो क्या करती हैं, इंसान के गिरते हौसले को भी ऊपर उठाने की ताकत रखते हैं। अब हम क्या देखेंगे यहाँ पे, डस्ट ऑफ स्नो का राइम स्कीम देखेंगे। राइम स्कीम में इसमें मैच करते हैं, वैसे राइम स्कीम इसका ABABCD होगा। देखिए क्रो में क्या है कि क्रो जैसा साउंड किस लाइन में है, स्नो में है, तो क्रो यहाँ भी लास्ट में ओ का साउंड आ रहा है और स्नो में भी आ का साउंड आ रहा है, तो क्रो एंड स्नो जो सिमिलर हैं उनमें क्या है, सेम लेटर से इंडिकेट करेंगे। क्रो एंड स्नो दोनों क्या हुआ, AA। मी एंड ट्री, तो दोनों क्या हुआ, क्रो से डिफरेंट है इसलिए मी को B देंगे, बट ट्री से सेम है मी, तो इसको BB देंगे। तो ABAB फर्स्ट स्टैंजा का। सेकंड स्टैंजा का क्या हुआ, हर्ट एंड पार्ट, दोनों में TT लास्ट में है, तो हर्ट एंड पार्ट सिमिलर हो गए, इन्हें C लेटर से इंडिकेट करेंगे। मूड एंड रूड, इसमें D दोनों के लास्ट में देख रहे हैं, तो इसे किससे इंडिकेट करेंगे, D एंड D से, तो ABABCD। अच्छा, आप दोनों स्टैंजा अगर कंबाइंड वे में अगर इसको राइम स्कीम करते हैं तो इस तरीके से ABABCD आ गया, ठीक है। डस्ट ऑफ स्नो में लिटरेरी डिवाइस या पोएटिक डिवाइस को देखते हैं। सबसे पहले हम इसमें क्या देखेंगे, एसोनेंस देखेंगे। एसोनेंस क्या होता है, अगर किसी लाइन में वॉवल साउंड प्रोमिनेंट होता है तो इसको एसोनेंस कहते हैं। स्टैंजा फर्स्ट में देखिए, सेकंड लाइन देखिए, शूक डाउन ऑन मी, इसमें ओ साउंड इज प्रोमिनेंट है, शूक में भी ओ साउंड है, डाउन में भी ओ साउंड है एंड ऑन में भी ओ साउंड है, तो ओ साउंड यहाँ पे क्या है, प्रोमिनेंट है। अब इंजैममेंट देखेंगे, जब सेम सेंटेंस बिना किसी पंक्चुएशन मार्क्स के नेक्स्ट लाइन में भी कंटिन्यू रहता है तो इसे क्या बोलते हैं, एंजाइममेंट बोलते हैं। एंजाइममेंट का यूज़ यहाँ थ्रू आउट द पोएम, मतलब पूरे पोएम में हुआ है, ठीक है, में किया गया है। पोएम में कहीं भी ऐसे पंक्चुएशन मार्क का यूज़ नहीं है, मतलब आप देखेंगे ना, एक लाइन सेम लाइन दूसरे लाइन में वो जा रही है बट वहाँ पे कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे, इंजैममेंट। अब एलिट्रेशन देख लेते हैं। एलिट्रेशन इसमें क्या है, एलिट्रेशन ये है कि अगर सेम लेटर, ठीक है, या सेम साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड, किसी वर्ड के अगर सेम लेटर हैं या सेम साउंड मैच कर रहे हैं किसी लाइन में, जो बहुत क्लोज, मतलब दो वर्ड हैं, दो के दोनों वर्ड का जो इनिशियल लेटर है, इनिशियल साउंड है, अगर सेम होते हैं तो ये क्या है, एलिट्रेशन है। देखिए यहाँ पे हैज़ गिवन माई हार्ट, इसमें एच साउंड का रिपीट हो रहा है, हैज़ में भी एच है एंड हार्ट में भी एच है, तो यहाँ एच साउंड इज रिपीटेड, तो यहाँ पे क्या मान लेंगे, एलिट्रेशन। एंड सेव्ड सम पार्ट, सेव्ड सम पार्ट में यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, एस साउंड इज रिपीटेड, सेव्ड में एस है एंड सम वर्ड में एस है, तो यहाँ एस के आप देख सकते हैं कि साउंड रिपीट हो रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे, एलिट्रेशन। अब एक लास्ट इसमें देख लेते हैं, वैसे तो इसमें कई पोएटिक डिवाइस आप फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन अभी इतने पोएटिक डिवाइस इनफ हैं, बाकी अगर और की ज़रूरत होगी कमेंट में ज़रूर राइट कीजिएगा। इमेजरी, इमेजरी एक ऐसे लिटरेरी डिवाइस है जिसका यूज़ पोएट्री, नॉवेल्स एंड अदर राइटिंग्स में किया जाता है, जो विविड डिस्क्रिप्शन का यूज़ करते हैं। विविड डिस्क्रिप्शन मतलब कुछ लाइव डिस्क्रिप्शन का यूज़ करते हैं, जो रीडर की सेंसेस को उनके माइंड में एक इमेज और आइडिया क्रिएट करने के लिए अपील करते हैं। मतलब जब कोई भी पोएम की लाइन कोई रीडर रीड करेगा तो उसके सेंसेस, इट मीन्स जिससे इंसान गेस कर सकता है, किसी चीज़ को सेंस कर सकता है, उसके माइंड में एक इमेज या आइडिया क्रिएट होने लगता है, ठीक है। को आपने रीड किया कोई वर्ड, उसके बाद आपके दिमाग में वो वैसे पिक्चर ड्रॉ हो रहे हैं या वैसे सेंस आपके अंदर क्रिएट हो रहे हैं, तो इसे क्या बोलेंगे, इमेजरी। लैंग्वेज के थ्रू इमेजरी ना सिर्फ एक पिक्चर आपके माइंड में ड्रॉ करती है, बल्कि इसका एम रीडर के अंदर सेंसेशनल एंड इमोशनल एक्सपीरियंस को ड्रॉ करना है, ठीक है।
तो चलिए देखते हैं इसमें कहाँ पे इमेजरी है। अब देखिए स्नो कवर्ड ट्री इन द फॉरेस्ट। अब जिस तरीके से आप ये वर्ड को सुनते हैं तो आपको किस तरह आपके माइंड में एक पिक्चर फ्रेम होता है स्नो कवर्ड ट्री, ठीक है। अब इसमें सेकंड लाइन में देखते हैं, इसमें क्या है, एक क्रो है। क्रो कहाँ पे बैठा हुआ है, हेमलॉक ट्री पे, पर्स्ट ऑन द हेमलॉक ट्री। तो एक क्रो का एक एंड हेमलॉक ट्री यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें क्या है कि पोएट है, लॉन्ली ट्रेवलर है पासिंग अ हेमलॉक ट्री। इसमें क्या हो रहा है कि ये सब सारी चीज़ें किसके तरफ इंडिकेट कर रही है, ये इंडिकेट कर रही है एक लैंडस्केप की तरफ, मतलब एक विंटर लैंडस्केप है जो फॉरेस्ट का, मतलब कहाँ पे स्नो होगा, कहाँ पे ट्री होगा, कहाँ पे हेमलॉक ट्री होगा, कहाँ पे क्रो होगा। तो ये आपके माइंड में एक विजुअलाइज, एक इमेज क्रिएट कर रही है। इसी के लिए इसे क्या बोलेंगे, इमेजरी, ठीक है। थैंक यू।